आज हम एडवोकेट के राइट्स के बारे में बात करेंगे। जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो राइट्स हमें एडवोकेट एक्ट हमारा देता है, जो राइट हमें जो बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें देता है, उस राइट के तहत, उस सेक्शन के तहत आज हम बात करेंगे कि एडवोकेट को क्या राइट मिला हुआ है और इस राइट पे हमें क्यों अपना गुमान होना चाहिए। सबसे पहले ये आपके लिए एक पीपीटी तैयार किया हूँ बहुत अच्छा-सा। इसमें देखिए, हम वकील हैं, हमें ना कोई डरा सकता है, ना रोक सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क्लॉज़ जी, एडवोकेट एक्ट की धारा 30 और बीएनएसएस की धारा 32 वकीलों को यह अधिकार देता है कि वे न सिर्फ कोर्ट में, बल्कि हर उस जगह पर जहाँ कानून और न्याय की ज़रूरत हो, स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाएँ दे सकता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो या क्यों बीच में बोल रहे हो। तो इसमें हमारा राइट है, हम बोल सकते हैं जहाँ पे कानून का राइट हो, जहाँ जहाँ कानून की बात चल रही है, जहाँ पे जस्टिस का बात चल रहा है, वहाँ हम अपनी पॉइंट को रख सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19 में कहा गया है, 19 जी में, जैसे 19 का क्लॉज जो कहता है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें एक्सेट्रा। और पहला जो है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। और जो क्लॉज जी है इसमें जो लिखा हुआ है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जैसे 19(1) क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गारंटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस का हमें राइट देता है। एडवोकेट, जो कि ये फंडामेंटल राइट है, एडवोकेट हैव द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस लॉ थ्रू आउट इंडिया, रिस्ट्रिक्शन ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इन कनेक्शन विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जैसे दो केस लॉ था इसमें, एस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज बोनोई फोई लॉ कॉलेज 2012 का, इसमें जिसमें कि अपहेल्ड किया था फ्रीडम ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। उसके बाद ओएन मोहिंद्रो वर्सेज बार काउंसिल 1968 क्लिफाई किया था राइट्स हमारा, जो आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि हम अपनी पॉइंट को रख सकते हैं जहाँ पे भी कानून का बात हो रहा है, जहाँ पे भी कानून की डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पे जस्टिस का बात किया जा रहा है, वहाँ हम अपनी पॉइंट को रख सकते हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है वहाँ पे। दूसरा जो है राइट हमें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिए, फंडामेंटल राइट को देख लिए। अब जो एडवोकेट है 1961 में राइट दिया गया है, उस पे बात करते हैं हम। जो आर्टिकल 30 सेक्शन सॉरी सेक्शन सेक्शन 30 बात जो करता है, एडवोकेट एक्ट 1961 में बात करता है, राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस subject to the provision of this act, every advocate whose name is entered in the state roll shall be entitled as a right to practice throughout the territory to which act extend। जहाँ तक एक्सटेंड लागू हो रहा है, एक्ट लागू हो रहा है, और हम स्टेट रोल में इंटर्ड है, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पे भी, कोई रोक नहीं सकता हमें। इन ऑल कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ऑल कोर्ट और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा पॉइंट, बिफोर एनी ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रिब्यूनल में, और पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, एंड बिफोर एनी अदर अथॉरिटी। ये बिफोर एनी अथॉरिटी में आ गया, हम कहीं पे अपनी बात को रख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पुलिस स्टेशन हो गया, कोई अदर डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ भी अपनी पॉइंट को जैसे लेबर कमीशन हो गया, आपका महिला आयोग हो गया, कहीं भी हम अपनी जहाँ अथॉरिटी, जहाँ पे लॉ से संबंधित बात हो रही है, वहाँ अपनी पॉइंट को रख सकते हैं। अथॉरिटी और पर्सन बिफोर हुम सच एडवोकेट इज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस। तो हम वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, हम अपना क्लाइंट का पक्ष वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल ये एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 30 बात हमारा कहता है, एवरी एडवोकेट हुज नेम इज इंटर्ड इन द स्टेट रोल इज इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी रिकॉग्नाइज द लीगल राइट टू अपीयर एंड प्लेड एनीवेयर इन इंडिया। ये तो हम एडवोकेट एक्ट में बात कर लिए, मतलब कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में, एडवोकेट इन 1961 जहाँ सेक्शन 30 में बात कर रहा है एडवोकेट के राइट के बारे में। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 32, जिसमें हमारा बात किया गया है, राइट ऑफ एडवोकेट टू एड्रेस द कोर्ट एंड असिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरा पॉइंट कहा गया, एडवोकेट कैन अपीयर, एक्ट एंड प्लेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, ये भी हमारा राइट है। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट अरेस्ट है हमें, कि जैसे कि नो एडवोकेट कैन बी अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस इफ ही इज गोइंग टू कोर्ट और इज प्रिसाइडिंग इन कोर्ट और इज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। ये भी हमारे राइट दिया गया है हमें लॉ के द्वारा, और कि हमें अरेस्ट नहीं कर सकती है कोई भी पुलिस। और नो एडवोकेट कैन बी अरेस्टेड अंडर सिविल प्रोसेस, कोई भी सिविल प्रोसेस के तहत हमें अरेस्ट नहीं किया सकता है जब हम कोर्ट जा रहे हैं या कोर्ट से लौट रहे हैं या कोई भी मैटर में जा रहे हैं।
या कोई भी मतलब कि कोर्ट में लिस्टेड है मैटर, उसमें अगर हम जा रहे हैं मतलब जाने और आने में और कोर्ट में रहने के क्रम में हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है कोई भी सिविल प्रोसेस में। उसके बाद हमने सारा बात कर लिया। उसके बाद जैसे कि हमने बात किया एडवोकेट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज ए भी है और 19 क्लॉज 1 जी भी हम बात कर लिए दोनों। उसके बाद एडवोकेट राइट टू मीट विद एक्यूज्ड, ये भी हमारा राइट है कि हम अपने एक्यूज से मिल सकते हैं जेल में जाके और उसके पॉइंट को रख सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को पढ़ ले कि इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू मीट विद द अक्यूज्ड इवन इफ ही सी इज इन जेल। दिस मीटिंग हेल्प द एडवोकेट टू गेन sufficient information related to the fact and evidence that further help him in fighting in the case in the court. Despite the fact that time of our meeting is limited, advocate has the right to meet the client every day in जेल। ये तो एवरीडे तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी एडवोकेट के पास राइट है कि एक्यूज से मिलके उसके पॉइंट को रख सकता है। उसके बाद एडवोकेट राइट टू टेक द फी का राइट हमें कि हमारा जो क्लियरली मेंशन है रूल 11 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि हम अपना जो भी फी है, लेकिन फी जो है वो भी जेन्युइन होना चाहिए और लीगल तरीके से होना चाहिए, वो फी हम ले सकते हैं। अभी रिसेंट में एक केस आया है जिसमें पेनल्टी लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, और पेनल्टी ही नहीं सिर्फ कंपनसेशन तो बोला ही गया है एडवोकेट को देने के लिए क्लाइंट को, और डायरेक्शन भी रिस्ट्रिक्ट जो उनका प्रैक्टिस है उसको भी बैन कर दिया है 2 साल के लिए, जिसमें कि कोर्ट फी के नाम पे क्लाइंट से 80,000 रुपए के आसपास क्लाइंट से एडवोकेट ने ले लिया था। तो फी भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आप मिस एप्रोप्रिएट करके और गलत बता के नहीं ले सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट राइट अगेंस्ट अरेस्ट है, जो कि अभी हम बात किए हैं कि एज पर सेक्शन 135 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, नो जज मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर एडवोकेट शैल बी लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस व्हाइल गोइंग टू प्रिसाइडिंग इन और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। ये सीपीसी का प्रोविजन है सेक्शन 135 जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद एडवोकेट राइट टू डिफ्यूज अ केस रिफ्यूज कर सकता है, उसका राइट है। और हाँ, ये अभी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 129 129, जिसमें एडवोकेट राइट टू सिक्योर द प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन है। एक प्राइवेसी होता है क्लाइंट और एक एडवोकेट के बीच में। अभी रिसेंट में एक जो ईडी ने समन कर दिया था एक एडवोकेट को, एक सीनियर एडवोकेट को समन कर दिया था, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डायरेक्टली समन नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है उन दोनों की बातें, क्लाइंट और एडवोकेट की बातें। तो आप बिना डायरेक्टर के परमिशन के, ईडी के, सीबीआई के, आप डायरेक्ट समन नहीं कर सकते हैं एडवोकेट को कॉन्फिडेंशियल मैटर में, क्योंकि उसका राइट है वो उससे बात कर सकता है। ये सेक्शन 129 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियरली मेंशन भी है इस चीज के बारे में। उसके बाद हमने सारा राइट्स को देख लिया, उसके बाद ड्यूटीज को थोड़ा देख लिया। ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट अगेंस्ट द कोर्ट, जो हमारा राइट को तो हमने देख लिया कि ये यूज कर सकते हैं, ये राइट हमारा। ड्यूटीज क्या है, दायित्व क्या है हमें कोर्ट के प्रति, उसको भी देखना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू रिफ्यूज टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ इलीगल वर्क टू विन द केस व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट इन द कोर्ट रूम। कोई भी लीगल वर्क का सहारा नहीं ले सकता है क्लाइंट, और नहीं लेना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू एन एक्ट अ वे दैट ब्रेक द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट एज वेल एज जज इन द कोर्ट रूम फॉर हियरिंग द केस। जब इनका केस हियरिंग हो रहा है तो उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को, इसका भी ध्यान रखें। It is the duty of an advocate to appear in the court well dressed as per the dress code defined by the Bar Council of India by representing the case। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड वेल मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि जो भी कोट है आपका, व्हाइट शर्ट हुआ और आपका बैंड हुआ, बैंड बैंड तो जरूरी है, बिना बैंड के तो अपेयर ही नहीं होना चाहिए आपको, अगर आप एडवोकेट है तो। ये सब पूरा ड्रेस मेंटेन होना चाहिए, ब्लैक ट्राउजर होना चाहिए। देन आफ्टर इफ इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू बियर गाउन और बैंड ओनली इन द कोर्ट। और ये भी ध्यान रखें कि जो गाउन और बैंड है वो सिर्फ कोर्ट में ही पहने, इसको पब्लिक प्लेस पे पहन के ना जाए किसी कारणवश। ये हमारे डिग्निटी को, हमारे प्रोफेशन को ये शो करता है, इसलिए आप गाउन और बैंड को सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर ही पहने, या तो सेरेमोनियल फंक्शन कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुलाया गया या आपके बार के द्वारा बुलाया गया तो उसी में पहने, आप ऐसे पहन के रोड पे ना जाए, पब्लिक प्लेस पे ना जाए। और ड्रेस कोड में बता ही दिया आपको, ब्लैक कोट है, ब्लेजर है, व्हाइट शर्ट है, बैंड है, ट्राउजर है, ब्लैक शू है। तो और लास्ट पॉइंट है जो ड्यूटी में ही आता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू रिफ्यूज अ फाइट ऑफ केस वेयर द जज इज इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन। अगर कोई केस आपका लिस्टेड है जहाँ पे जज साहब है वो आपको किसी ब्लड रिलेशन में है या किसी नोन में है, तो आप उससे चीज से भी बचिए, इस चीज में उनके सामने रिप्रेजेंट करने से केस को, ये भी हमारे एक ड्यूटी में आता है। तो हमने सारा ड्यूटी को देखा और प्रिविलेज को देखा, जो कम्युनिकेशन हमें जो मिला हुआ है क्लाइंट के लिए, उस चीज को देखा हमने। फी के लिए अप्रोप्रिएट देखा, केस केस को भी डिस्कस किया, अभी दोनों ईडी के भी केस को डिस्कस किया। उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग का जो हमें राइट है वो भी देखा। हमारा फंडामेंटल राइट जो है 19(1) क्लॉज जी में, उसको देखा हमने। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमें राइट मिला उसको देखा हमने। एडवोकेट एंड 1961 में जो हमें प्रैक्टिस करने का राइट है उस चीज को हमने देखा, जो सेक्शन 30 में क्लियरली मेंशन है। तो ये सब हमारा कुछ बेसिक राइट है जिसको हर एडवोकेट को जरूर जानना चाहिए कम से कम।
थैंक यू।